पेडिग्रीज, और उसी को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। पेडिग्रीज के हवाले से इसमें जो सरसरी सी बातें हमारी हुई थी उसमें हमने एक तो पैटर्न देखा था कि एक तो हमने सिंबल्स देखे थे, फीमेल, मेल, कैरियर्स, रिसेसिव ट्रेट एक्सेट्रा, और उसके बाद फिर हमने देखे थे कि जो डिजीज्ड होंगे उनका क्या होगा। फिर मैंने आप लोगों को जो है वो एक तो ये बताने की कोशिश की थी कि पेडिग्री का फायदा क्या है। पेडिग्री का फायदा हमने कहा था कि ह्यूमन में हम जेनेटिकल स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन में ना हमारे पास वो सैंपल नंबर आता है और ना ही हमारे पास ह्यूमन में वो जो है वो उस तरह के रिजल्ट्स हम सामने लेकर आ सकते हैं। लिहाजा फिर हम पूरी फैमिली स्टडी करते हैं, ठीक है, और फैमिली स्टडी करके फिर हम जो है वो उसकी पेडिग्री बनाते हैं कि ये डिजीज कहाँ से किधर को मूव हुई है। तो इसके लिए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिसमें दोनों तरह के डिजीजेस की एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। एक वो जो कि लीथल है, वो डिजीजेस जो कि लीथल हैं ये हम थोड़ा लेट डिस्कस करेंगे। एक वो जो कि नॉन लीथल हैं, हो जाती हैं या कम से कम जो है वो फैमिलीज में रन कर सकती, ठीक है, फैमिलीज में मूव कर सकती हैं, वो वाले डिजीजेस जो हैं वो हम यहाँ पर पढ़ा करते हैं। याद रखिए ये जो फैमिलीज में रन करने वाली डिजीजेस होती हैं इनसे शायद कुछ बच्चों के जहन में ये आता हो, एक तो ये कि ऐसी डिजीजेस को हम फेमिलियल कहते हैं, ठीक है। फेमिलियल डिजीजेस जो हैं वो बहुत तरह की हैं। आप लोगों ने जो अगला अगला चैप्टर इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करना है उसमें आप लोग देखेंगे कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो हैं वो भी फेमिलियल होते हैं समटाइम्स, वो इंशाल्लाह तब सही जब हम पढ़ेंगे। लेकिन फेमिलियल डिजीज हर वो डिजीज है जो कि फैमिलीज में रहे, लेकिन फेमिलियल में जब आप जेनेटिक की बात करते हैं तो दोनों तरह की डिजीजेस होती हैं, सेक्स लिंक भी होती हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ऑटोसोमल भी होती हैं। ये जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि हम लोग जो ज्यादातर पेडिग्रीज में एग्जाम्पल पढ़ना शुरू कर देते हैं वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीजेस पढ़ना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट द एग्जैक्ट केस। ऑटोसोमल डिजीजेस भी हैं जो कि एक दफा आपके ऑटोसोम में प्रॉब्लम आ गई तो ऐसा हो सकता है कि वो डिजीज अगली नस्ल में आ जाए, जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। अच्छा, इस एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा कि सम टाइम लीथल और नॉन लीथल में हम बिल्कुल, नॉन लीथल में खास तौर पे हम बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रेट भी पढ़ सकते हैं कि फला चीज है, एक नॉर्मल ट्रेट है, हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं पेडिग्री की एग्जांपल समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की बुक में जो आप कैम्बल की बुक है उसमें एक ट्रेट फॉलो हुआ है, विडोज पीक। अब विडो कहते हैं बेवा को, पीक, अब ये एक बड़ी अजीब सी जो है वो टर्म है। ये असल में बालों का एक स्टाइल है जिसको विडोज पीक कहा जाता है, और बजाय इसके कि मैं आपको अपने बालों से बनाकर दिखाऊं, हम इसको जो है वो यहीं से स्टडी कर लेते हैं। कि देखिएगा यहां पर कुछ लोगों की पिक्चर आएगी जिनके बालों का ये स्टाइल बन रहा है। ये देखिए, ये थॉर वाला हीरो है, ये देखिए ये स्टाइल, ये जो वी स्पेशल वी शेप जो बनती है उसको आप कहते हैं विडोज पीक, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कहता है कि ये जो है वो इस टर्म को, इस खास किस्म के बालों के पैटर्न को जो है वो विडोज पीक कहा जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पेडिग्री पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एक जो है वो कैरेक्टर स्टडी करते हैं। और इस कैरेक्टर में जो खास बात है वो क्या है, वो ये है कि इसका जो एलील होता है वो डोमिनेंट अगर होगा तो ये कैरेक्टर अपीयर होगा, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर, ये जो विडोज पीक का है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है बालों के स्टाइल में, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और डोमिनेंट कैरेक्टर जो है इसमें ये बहुत ज्यादा लोगों का आपको खास तौर पे पैटर्न नजर आ जाएगा, खास तौर पे उन लोगों का जो कि थोड़ा सा भी या तो ताल्लुक रखते हैं पठान फैमिली से, या जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में, उनमें आपको ये पैटर्न जो है वो किसी हद तक शो हो सकता है। अब यहाँ पर जो है वो इसका जो एलील है वो बेसिकली डोमिनेंट है। अगर ये डोमिनेंट है तो इसके लिए मैं जिसमें ये एलील नहीं है ऑब्वियसली उसका जो एलील होगा वो WW होगा, और जिसमें ये एलील होगा उसमें W पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि हम W के कैपिटल और स्मॉल में कंफ्यूज कर सकते हैं, लिहाजा उसको W पॉजिटिव कर देते हैं। अब यहां पर देखिए कि अगर दो पर्सन ऐसे हैं, एक मेल और फीमेल, जो है आप एक पेडिग्री बनाना शुरू करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस खानदान में, फला खानदान में, अब इस बात को एक स्टोरी के तौर पर लेकर चलेंगे, फला खानदान में विडोज पीक एक खास फैमिली तक नहीं थी, उसके बाद आ गई। ये आप यूं कह लेते हैं कि आपको पता लगता है कि
एक खानदान है, एक लड़के का खानदान है, उस लड़के के खानदान में कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलता कि जिसके अंदर विडोज पीक है, लेकिन जब आप उस लड़के के, उस मर्द के बच्चों को देखते हैं तो उसमें विडोज पीक आ जाती है। अब वो जो विडोज पीक है वो कहां से आती है? वो एक्चुअली जो जिस फीमेल से उस मेल की जो है वो शादी होती है, वो अपने साथ उस विडोज पीक का जीन लेकर आती है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पेडिग्री है, इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो किसी भी एक ट्रेड का, चाहे वो लीथल है, चाहे वो नॉन लीथल है, चाहे वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो ट्रेड आपकी फैमिली में एंट्री कहां से ले रहा है, कैसे वो ट्रेड जो है वो शामिल हुआ, जबकि एक फैमिली में ऑलरेडी ये ट्रेड एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जैसे मैं यहां पर जो है वो इसकी अगर जीनोटाइप बनाता हूं, ये मेल है, इसकी मैं जीनोटाइप बनाता हूं WW, बिकॉज इसके अंदर विडोज पीक नहीं है, इसके पास दोनों रिसेसिव होंगे, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब ऑब्वियस सी बात यह है कि अगर ये फीमेल लेकर आ रही है तो इसके पास, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर हम मेंडल के मुताबिक शुरू करते हैं तो इसके पास ट्रू ब्रीड के तौर पे दोनों एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट होने चाहिए, जो कि इसको इसके पेरेंट्स से मिले हो सकते हैं, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हर सूरत में इसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो क्या थे? दोनों पेरेंट्स में विडोज पीक मौजूद थी, तभी ये दोनों डोमिनेंट एलील जो है वो ले सकती है। यानी अब यहीं से मैंने एक और अंदाजा लगा लिया कि अगर इसके पास W पॉजिटिव है तो इसके पेरेंट्स में इस फिनोटाइप के लिए क्या जीनोटाइप होगी। हो सकता है उसके पेरेंट जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, दोनों, हो सकता है कोई एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है दोनों हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, लेकिन बहरहाल ये जो फीमेल अब ये कैरेक्टर लेकर आ रही है, दिस फीमेल इज पोजेसिंग द विडोज पीक कैरेक्टर, वो जो बालों की खास तरह की वी बनी हुई है। यहां से आप देखिए कि अब यहां से अब आगे वही एग्जैक्टली ट्रेंड आप शुरू कर देते हैं, जो ट्रेंड जो है वो आपको मेंडल ने बताया था, यानी W पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और W जो है वो अलग गैमीट बनाएगा। तो अब यहां पर अगर जो है वो मेल है तो उसके अंदर भी W पॉजिटिव W, यानी उसमें भी विडोज पीक आएगी, और जो फीमेल है उसके अंदर भी हेट्रोजाइगोसिटी। अब यहां पर जो फर्क आएगा वो ये है कि वो जो रिसेसिव एलील है, जो डोमिनेंट एलील है, वो दोनों में जा चुका है। लेकिन अब जो फर्क है वो ये है कि जो दोनों बच्चे हैं उनके अंदर जो जीनोटाइप है वो ऑब्वियसली हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो अब ऐसा करते हैं कि अब हम यहां से इधर से जो है वो एक और शादी का बंदोबस्त करते हैं। अब इसमें जो है वो जो लड़का कंट्रीब्यूट करता है, ही ऑल्सो हैव अ विडोज पीक, ठीक है, ये भी हेट्रोजाइगस है और जो है वो इसके पास भी विडोज पीक मौजूद है, यानी कि वो बालों का खास स्टाइल मौजूद है। यहां पर अब आपको देखना पड़ेगा चार तरह के जो है वो इम्कानात। हाँ, यहां से अब मैं आप लोगों को एक और जो है वो बताऊंगा, जो पेडिग्री में एक बहुत खास किस्म की चीज आप लोगों को जहन में रखनी है। याद रखिए, पहली बात जो अभी आपने की है वो मैं रिपीट करने लगा हूं कि पेडिग्री आप कब बनाते हैं? व्हेन यू हैव अ वेरी शॉर्ट नंबर ऑफ सैंपल्स। स्टडी के लिए आपके पास शॉर्ट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, तो आप तभी बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा बहुत गौर से सवाल सुनिएगा, कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, तो फर्ज करें कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि अगर एक जोड़े के चार बच्चे हुए तो उसमें से पहला कैपिटल ए होगा, अगले दोनों हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे और आखिरी होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? कि क्वेश्चन रिपीट कर दूं? यानी ये स्टेटमेंट ठीक है? हंसा आपकी आवाज कट गई थी, यानी आपका आंसर मुझे मिल गया। हंसा आपकी आवाज कट गई थी, आपका स्टेटमेंट ठीक है? जी जी। मैं नहीं नहीं, आप लोग क्वेश्चन, एक लम्हे को मेरी स्टेटमेंट दोबारा सुनिए। मैंने कहा है कि अगर मैं ऐसे कहता हूं कि इनके अंदर इस तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है, इस तरह का जो है पनट स्क्वायर बनता है कि दोनों कैपिटल इनका पहला बच्चा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, दूसरे दो बच्चे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे और आखिरी बच्चा होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगी?
जी, और कोई किसी ने अपना आंसर चेंज करना हो? बेटा ये स्टेटमेंट टोटली गलत है, एंटायरली रॉन्ग है। अगर एक जोड़े के दो बच्चे होते हैं फिर क्या कहेंगे आप? कि पहला बच्चा होमोजाइगस है, दूसरा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, पहला होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, दूसरा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट नहीं। ये तो तभी होता है ना, ये चारों स्टेटमेंट्स तो जी बोलिए आंसर। हाँ हाँ, अब आपने बात जो है वो ठीक की है, लेकिन आप उस स्टेटमेंट के हवाले से उस वक्त आप ये वर्ड नहीं बोल सकी, चांस। सुनिएगा जरा, ये जो आप पेडिग्री बनाते हैं, इसमें अल्टीमेटली जो चीज आपको मिलती है वो प्रोबेबिलिटी है कि अगर उस जोड़े का एक बच्चा भी है तो उसमें क्या जीनोटिपिक और फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं। पेडिग्री बनाने का मकसद यही होता है। आप उस फैमिली की डिजीज में, फैमिली के सॉरी पेडिग्री में, अगर आप ये बना रहे हैं फॉर एग्जांपल डब्ल्यू पॉजिटिव आपने इधर रख दिया, उसके बाद डब्ल्यू ये है, इधर से इसकी जो है वो गैमीट्स बना लिए और उसके बाद फिर ये डब्ल्यू बना लिया। अब जो आगे बनने वाली है, ये वाला डब्ल्यू पॉजिटिव एक दफा इस डब्ल्यू पॉजिटिव से ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यू पॉजिटिव वंस अगेन डब्ल्यू, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस डब्ल्यू पॉजिटिव डब्ल्यू। अब इनमें सिर्फ एक बच्चे के यानी 25% चांसेस हैं कि उनका कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसमें विडोज पीक ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि चौथे बच्चे में विडोज पीक नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें ये बताती है कि इनके बच्चों में ये इम्कान है कि जो 25% ये इम्कान है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें विडोज पीक होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये पेडिग्री आपको बताती है, प्रोबेबिलिटी बताती है, ना कि वो आपको ये बताती है कि पहला बच्चा ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा और चौथा ऐसा। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसी तरीके से ये आपने कौन सा कैरेक्टर स्टडी किया? ये आपने डोमिनेंट कैरेक्टर स्टडी किया। डोमिनेंट कैरेक्टर में आपके पास जो विडोज पीक की जो आती है, वो आ रही है, प्रोबेबिलिटी रेशो आ रही है, वो वही आ रही है जो मेंडल की आती थी, 3:1। क्यों भाई? 3:1 ही है ना। ये भी विडोज पीक, ये भी विडोज पीक, ये भी विडोज पीक, आखिरी वाला जो है वो नॉन विडोज पीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3:1 आपके पास चांस है अगर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, वो वाला कैरेक्टर। और जो है वो कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं वो है कि टेस्टलेसनेस फॉर अ स्पेसिफिक केमिकल। एक खास कैरेक्टर होता है जिसमें टेस्टलेसनेस आ जाती है किसी एक स्पेसिफिक केमिकल के लिए। वो स्पेसिफिक केमिकल जो है वो कुछ बहुत ही खास किस्म की सब्जियों में होता है और उस केमिकल का नाम है फिनाइल थायोब्रोमाइड, फिनाइल थायो कार्बामाइड, ठीक है, पीटीसी, फिनाइल थायो कार्बामाइड। ये जो कार्बामाइड है इसके अंदर, आई एम सॉरी, कार्बामाइड, ये जो पीटीसी है, ये जो कैरेक्टर है ये रिसेसिव है, ठीक है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। यानी कि इसके लिए क्या होना जरूरी है कि जो जीनोटाइप है वो क्या हो, होमोजाइगस रिसेसिव हो। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब कि अगर दोनों एलील्स रिसेसिव होंगे तो ही ये कैरेक्टर शो होगा, वरना नहीं होगा। आपकी बुक में इसके लिए जो एलील या इसके लिए जो अल्फाबेट यूज हुआ हुआ है वो है टी डोमिनेंट, और इसके लिए रिसेसिव यूज हुआ हुआ है स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो है ये जो फिनाइल थायोकार्बामाइड यानी पीटीसी है, ये एक खास किस्म की सब्जी में होता है जिसको आप कहते हैं ब्रोकली। ब्रोकली अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो वैसे आजकल मार्केट में मिल रही है, लेकिन ब्रोकली गोबियुन नस्ल सब्जी है, यानी गोभी जो फूल गोभी होती है उसके उससे ताल्लुक रखने वाली एक सब्जी है जिसको आप ब्रोकली कहते हैं। ग्रीनिश कलर, डार्क ग्रीन कलर की होती है ये, और इसमें ये खास किस्म का केमिकल होता है। अब रिसेसिव ट्रेट का क्या जो है वो ट्रेंड होगा किसी भी पेडिग्री के अंदर, इसके लिए जो है वो आप एक दफा जो वही करते हैं कि एक इन दोनों, बहुत लंबी पेडिग्री बनाने के बजाय आप इन दोनों जो ये मैरिड कपल है इसको इनको आप कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस डोमिनेंस जो है वो इनके अंदर मौजूद है। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंस में आप कहेंगे कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ अपेयरेंस ऑफ दिस फिनोटाइप, चांसेस ऑफ अपेयरेंस ऑफ फिनोटाइप, ये पीटीसी के चांसेस जो हैं वो क्या हैं। तो अब जरा देख लेते हैं, आप बहुत इजीली गैस कर सकते हैं। यहां पर अगर चार में से
चांसेस क्या हैं, कैपिटल टी बिल्कुल नॉर्मल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी बिल्कुल नॉर्मल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी बिल्कुल नॉर्मल, स्मॉल टी अब ये जो है वो ये दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द टेस्टलेसनेस ऑफ फिनाइल थायोकार्बामाइड। अब यहां पे जो आप बात करेंगे तो इस डिजीज के चांसेस क्या बने या इस एक खास ट्रेड के चांसेस क्या बने 1/4। यहां पर आप जो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं इस डिजीज इस कैरेक्टर के चांस क्या बन रहे हैं 3/4, विच मीन्स दोबारा सुन लीजिए, डोमिनेंट कैरेक्टर पेडिग्री में 3/4 चांस से एग्जिस्ट करेगा। यानी 4 बच्चे अगर हैं तो उनमें से 3 का चांस है, या यूं कह लीजिए कि अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें 3/4 चांस है कि ये वो वाला कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ये किसके लिए कह रहा हूं मैं, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए। अगर वो पेडिग्री आप बना रहे हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर की फिनोटाइप जो पॉसिबल होगी वो 3/4 होगी, और रिसेसिव कैरेक्टर उसी पेडिग्री में उसी फैमिली के अंदर अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है, कोई ऐसा ट्रेट है जो रिसेसिव एलील से कंट्रोल होता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होगी। यानी कि 4 में से एक का इम्कान है कि वो एक से क्या मुराद है 25%, 25% चांस है इस बात का कि उस बच्चे को पीटीसी जो है वो पीटीसी से टेस्टलेसनेस होगी। तो यहां पर आपको जो दो बातें यहां नजर आ रही हैं वो ये है कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का जो पेडिग्री ट्रेंड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। चाहे वो डोमिनेंट की बात कर रहे हो आप, सॉरी, चाहे वो आप बात कर रहे हो मेल की चाहे फीमेल की, लेकिन जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितनी भी बड़ी फैमिली है उसके अंदर जो चांसेस होंगे, जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी डोमिनेंट की 75%, अगर वो डिजीज डोमिनेंट एलील से हो रही है, और या वो कैरेक्टर, मैं बार बार डिजीज का नाम इसलिए ले रहा हूं कि हमने पेडिग्री ज्यादातर डिजीज के रेफरेंस से पढ़ी होती हैं। वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा, अगर वो डोमिनेंट है तो वो 75% चांस होगा कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें ये कैरेक्टर मौजूद हो। ठीक है, और इसी तरीके से जो रिसेसिव है उसमें चांस होगा 25% कि उसमें ये कैरेक्टर मौजूद होगा। सो दिस इज अ ड्रॉइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब बड़ी मॉडर्न वेज आ गई हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जिसकी डिटेल जो है वो मैं आपसे एक सेकेंडरी टॉपिक के तौर पे शेयर करूंगा। मैं अभी आप लोगों को जो है वो नहीं उसकी डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा। ये छोटी सी बात बता के हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। एक चीज है वेस्टर्न कंट्रीज में जिनको आप कहते हैं जेनेटिक कंसल्टेंसी, और इसका बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर भी रिवाज आ रहा है। जेनेटिक कंसल्टेंसी क्या है कि आप पहले अपना जीनोम जो है उसके हवाले से उसका एक पूरा वो करवाते हैं, एक पूरी रिपोर्टिंग करवाते हैं, और आप ये पता लगाते हैं कि आपके अंदर कौन सा ऐसा एलील मौजूद है, कौन सा ऐसा जो है वो एलील, हाँ, एलील मौजूद है जो, या आपके अगर आपका जो है वो मैरिज होता है तो आपके बच्चों में वो कौन सा एलील है जो अगर पहुंच गया तो वो किसी एक चीज से सारी जिंदगी सफर करेगा, जिसको आप एक बहुत ज्यादा अप्रोच अब क्या आना शुरू हो गई है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इनके जो कैरेक्टर्स हैं ये शुक्र है कि ये रिसेसिव कैरेक्टर्स है, ये रिसेसिव एलील्स हैं। ठीक है, ये जब तक नहीं आएंगे बॉडी के अंदर रिसेसिव होकर, होमोजाइगस रिसेसिव होकर बच्चा नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपकी जिसके साथ मैरिज होने लगी है उस पर्सन में भी वही एलील रिसेसिव है जो आपके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया का एलील आपके अंदर भी रिसेसिव है और वो जिसके साथ मैरिज होने वाला है उसके अंदर भी रिसेसिव है, एक एलील रिसेसिव है दूसरा डोमिनेंट है, यानी आप नॉर्मल है। तो ऐसे केस में अगला होने वाला बच्चा उस चीज से सफर कर सकता है, चाहे 25% चांस हो, लेकिन 25% इज अ ह्यूज चांस, ह्यूज चांस, अगर आप थैलेसीमिया की बात करते हैं। यहां से आते हैं एक और खास किस्म की कंफ्यूजन के ऊपर जो बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, लेकिन बायोलॉजिस्ट जो प्रॉपर जेनेटिसिस्ट होते हैं, जिनको जेनेटिक्स थोड़ी सी आती होती है, उनके बारे में आप कहते हैं कॉन्सेंगिनस मैरिजेस। ये कौन से मैरिज हैं, मैं शायद स्पेलिंग ठीक नहीं लिख पाया। ये मैरिजेस होते हैं जो कजन्स में होते हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स में होते हैं। इसके लिए प्रॉपर टर्म जो यहाँ लिखी हुई है उसको स्पेलिंग भी देख लेते हैं। ये जो आपके इसमें पेडिग्री वाला टॉपिक है उसमें ये मौजूद है। यहाँ इन्होंने शायद, हाँ ये देखिए, यहाँ इन्होंने जिस कैरेक्टर की एग्जांपल दी है वैसे पेडिग्री में, वो है अटैच्ड ईयरलोब, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो कैरेक्टर है ये रिसेसिव है।
क्योंकि ये अटैच्ड है। और ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है ये शायद है विडोज पीक की। हाँ जी बिल्कुल, ये विडोज पीक की है। खैर आगे चलें, यहीं पर कहीं लिखा हुआ था कॉन्सेंगुइनिटी। हाँ जी, कॉन्सेंगुइनस मैरिजेस यहां पर अच्छा खैर, ये जो कॉन्सेंगुइनस मैरिजेस हैं ये असल में ये रहा कॉन्सेंगुइनियस, सेम ब्लड। इसमें अब आप गौर कीजिए कि आपके अंदर एक चीज हेट्रोजाइगस मौजूद है। आपका जो क्लोजेस्ट पर्सन है, यानी अगर आप देखें खाला का बेटा या खाला की बेटी या इस तरह से, ये जो फर्स्ट कजन्स हैं इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि वो जो एलील है, स्पेसिफिक एलील, वो आपके जो है वो पेरेंट्स में मौजूद है। और खास तौर पे कब, अब आइए जरा, वो कॉन्सेंगुइनस पेडिग्री बनाते हैं। कॉन्सेंगुइनस पेडिग्री मैं बनाने लगा हूं किसके लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें बीटा चेन इफेक्ट होती है। जो दोनों पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स जो हैं ये, इनमें सिर्फ एक जो है अपना, फॉर एग्जांपल इसको हम कह लेते हैं एक पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, रिसेसिव एलील वाला है, रिसेसिव एलील वाला डिसऑर्डर है। अब सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव एलील वाला डिसऑर्डर है जो जब मैरिज होती है पहले कपल की तो पता ये लगता है कि एक जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन उनमें से एक जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ये वाला जो मैरिज है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए ये आउट ऑफ फैमिली, ये आउट ऑफ फैमिली मैरिज है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो दोनों पर्सन हैं इनमें जो चांस है वो आप बहुत वाजे तौर पर देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ क्या चांस बनता है, इधर दो एलील्स बनते हैं, इधर दो गैमीट्स बनते हैं, इधर एक गैमीट बनता है। इसका मतलब ये है कि देयर इज ओनली अ 50% चांस, देयर इज ओनली अ 50% चांस ऑफ मेल और फीमेल फॉर बीइंग अ हेट्रोजाइगस, यानी वो डिजीज्ड भी नहीं है, वो आगे दोबारा हेट्रोजाइगस है, आगे दोबारा हेट्रोजाइगस है। ठीक हो गया। अब आइए जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर बहुत गौर से, आपने यहां से आपको पता लग रहा है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूं ये मेल बना, ठीक है, ये फीमेल बन गई। अब फीमेल जो है वो वंस अगेन क्या हो गई, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब आइए अगली कंडीशन के ऊपर, जो अब मैं आपको सिचुएशन बताने लगा। बेटा ये हैं फादर, ठीक है, इन फादर की एक अदर जो है वो है सिस्टर, यानी फुफ्फो। उन जो फुफ्फो हैं उनके अंदर अपने भाई जैसी जीनोटाइप है, यानी उनके अंदर जो जीनोटाइप है वो सिकल सेल के लिए वही वाली जीनोटाइप है जो आपके फादर में, ठीक है। अब आइएगा जरा, इनकी जो है ये जो फुफ्फो हैं इनका केस ये होता है कि इनकी जो शादी होती है वो एक ऐसे पर्सन से होती है कि जो ऑल्सो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब आप क्या कहेंगे, नाउ यू हैव द चांस ऑफ, इसको आप जो है, चलें मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ ना, कि केस जो है उस तरह स्टार्ट करते हैं जिस तरह हमने इस कपल का स्टार्ट किया था, सॉरी इस कपल का केस स्टार्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह का केस यहाँ स्टार्ट करते हैं कि इसको जो है वो हम बना देते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट बना देते हैं, ठीक है। एजम्पशन ही कर रहे हैं ना इस वक्त, और ये केस पूरा डिस्कस हुआ हुआ है आपकी बुक में, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, ये मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि हम जो है वो बिला वजह इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो इनके बच्चे हैं जितने भी हैं उनमें भी चांस वंस अगेन वही है कि 50% में चांस ये है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, 50% चांस ये है कि जो अगला पैदा होने वाला बच्चा है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। यानी अब ये जो है ये फुफ्फो का, फॉर एग्जांपल ये फुफ्फो की बेटी है, फुफ्फो की बेटी जो है उसके अंदर वही हेट्रोजाइगस डोमिनेंसी है जो इस फैमिली के, ए फैमिली जो है उसके अंदर जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंसी है वही उसके सेम ब्लड। अब यहां पर आ जाता है जी फर्स्ट कजन मैरिज, फर्स्ट कजन मैरिज आता है, और ये जो फर्स्ट कजन मैरिज है इसके अंदर जो ये लड़की है इसका और इस लड़के का जो है वो मैरिज पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या चांस बना, आपके पास चांस ये बना कि जो आपका मैरिज हुआ उसमें जो ये जो आपके एक एक रिसेसिव एलील दोनों के पास है। अब आपके पास जो चांस बनेगा सिकल सेल एनीमिया का वो 25% चांस है कि जो अगला पैदा होने वाला बच्चा है और सारी जिंदगी के लिए
ब्लड की बॉटल्स लगवाता रहेगा। वाई? बिकॉज सिकल सेल एनीमिया में जो ब्लड सेल की शेप होती है वो बिगड़ के एक बिल्कुल इस तरह की हो जाती है जैसे एक सिकल होती है। बेटा आपको ये बात मैं बता दूं कि सिकल जो है उसको उर्दू में दरांती कहते हैं। मुझे नहीं पता कि जो पश्तो या सिंधी में क्या कहते हैं, लेकिन इसके मैं आपको एग्जांपल इस तरह से कह देता हूँ कि जैसे वो एक मून शेप्ड एक वो होती है, मालियों के हाथ में एक छुरी होती है मून शेप्ड, ऐसे क्रेसेंट शेप छुरी होती है जिसको वो घास पे ऐसे करके मारते हैं तो घास कटती है, ठीक है, उसको सिकल कहा जाता है। बिल्कुल दरांती की शेप का जो है वो दरांती या जो भी है उसको कहा जाता है। अब जब ये शेप हो जाती है ब्लड सेल की तो ब्लड सेल में दो तीन चांसेस होते हैं। नंबर वन, इट वुड बी ब्लॉकिंग दी आर्टरी, ये आर्टरी में जाकर ब्लॉक हो जाएगा, आर्टरी से नहीं गुजर सकेगा। नंबर टू, क्लंपिंग, ये क्लंपिंग कॉज कर देता है, क्लॉटिंग कॉज करता है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम किस में आता है आपको अच्छे तरीके से पता है, बीटा चेन में प्रॉब्लम आता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये इस ब्लड सेल को, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है बेसिकली वो इस ब्लड सेल की पूरी शेप चेंज कर देता है, और शेप चेंज कर देने की वजह से ये ब्लड सेल प्रॉब्लम कॉज करता है। अब जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो सिकल सेल है ये दो तरह से मौजूद होती है। बेटा हर वो पर्सन जो हेट्रोजाइगस होगा आपको उसमें भी सिकल सेल मिलेंगे। ये अगर आप लोगों ने मेरा डोमिनेंसी वाला लेक्चर कंप्लीटली लिया है तो आपको अंदाजा होगा कि जो पर्सन होमोजाइगस होगा उसमें तो 100% सेल्स जो हैं वो सिकल होंगे, उसमें तो सारे ब्लड सेल जो बन रहे हैं वो सिकल ही हैं। लेकिन जो हेट्रोजाइगस है उसमें भी सिकल सेल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन को सिकल सेल डिजीज है तो उस पर्सन को टेस्ट करना मुश्किल नहीं है। जस्ट क्या करें, उसके ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देख लें, आपको पता लग जाएगा कि उसके ब्लड में अगर सिकल ब्लड सेल्स मौजूद हैं तो यकीनन वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। क्योंकि एक ब्लड सेल, अब आप यहां पर देखिएगा, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए, कैपिटल टी ये बनाएगा नॉर्मल, लेकिन एक स्मॉल टी, मैंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डोमिनेंट और रिसेसिव, ये क्या इनका कैरेक्टर क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये डोमिनेंस रिलेशन इनका आपस में क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे? दोनों, शाबाश, दोनों को डोमिनेट करते हैं। को डोमिनेट मतलब दोनों अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंस जो है वो को डोमिनेंट होती है, यानी कि दोनों अपनी अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं। ऐसी सूरत में ये तो अपनी प्रोटीन ठीक बनाएगा, लेकिन ये जो सेल बनाएगा वो सिकल सेल्स होंगे। अब ऐसे केस में जो बच्चा होगा आगे उसके अंदर 25% चांस होगा कि वो जो है वो सिकल सेल एनीमिया के लिए वो हो जाए, उसके अंदर जो है वो ये डिजीज पॉसिबल हो जाए। इसी तरीके से, हाँ अब आइए एक और चीज है, वो ये है कि अगर यहां पर ये मैरिज हो जाता है तो इस मैरिज में बिल्कुल चांस नहीं है कि कोई भी बच्चा सिकल सेल के करीब करीब भी हो। इसका मतलब ये है कि जो कजन मैरिजेस हैं उनमें चांसेस बढ़ जरूर जाते हैं, लेकिन ये जरूरी हरगिज नहीं होता कि आप जो है वो यही काम होगा, ये डिजीज लाजमी होगी। प्रॉब्लम कहां पर आता है, कॉन्सेंगुइनस मैरिजेस जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम आता ही यही है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ इलाकों में तो अपने कजन से मैरिज जो है वो टैबू है। टैबू हर वो चीज होती है जिसका इलाके में नाम लेना भी गलत समझा जाता है, टैबू वो चीज होती है, ठीक है। तो जो ये कजन मैरिजेस जो हैं ये टैबू हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वजह जेनेटिक्स नहीं है, उसकी वजह उनकी पुरानी रिवायात है जो उनके पुरखों से चलती हुई आ रही हैं, वो उनकी अपनी रिवायात है। लेकिन ये जो है इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जरा एक और प्रोबेबिलिटी कंसिडर करें ना बच्चे, बाकी बातें हम जो है वो बाद में भी करेंगे। एक और प्रोबेबिलिटी कंसिडर करें कि इनका जब मैरिज होता है तो इनके अंदर जो है जो बाकी तीन बच्चे हैं, बाकी तीन जो चांसेस हैं उसमें आप देख लीजिए, कैपिटल टी इसकी तो खैर है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब एक ये है, ठीक है। उसके बाद सॉरी मैं बार बार गलत बटन प्रेस कर देता हूं, ये देखिए, अब ये जो मैरिज है ये वाला, इसके बच्चे इधर मैरिज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बच्चे ऑब्वियसली 100% क्या है, कैपिटल टी हैं। इनके बच्चे, ये वाला जो कपल है इसके, इस कपल के जो बच्चे हैं वो कैपिटल टी हैं। अब इनमें से किसी एक जो है उसकी मैरिज इस एक जो बच्चा है
चाहे वो बच्चा है या बच्ची है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो लड़का है और ये लड़की है। अब सीधी सी बात है, ये क्लोज मैरिजेस हो रहे हैं। आप गौर कीजिए कि ये जो इसको मैंने, ये कौन थी, ये वो हैं सिस्टर ऑफ फादर, फुफ्फो, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दादा परदादा और उसके बाद कहीं जाके नस्ल वही चल रही है अभी तक, ठीक है। अभी तक बाहर से जो है वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुई। अब यहां पर जब चांस आ जाता है इन दोनों का, सॉरी, इन दोनों का जो चांस आता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि जो अगले बच्चे होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। यानी कि आपको अभी भी जो है वो चांस आपका एलिमिनेट नहीं हुआ दैट यू कैन सफर फ्रॉम सिकल सेल डिजीज। ये बात हो रही है सिर्फ सिकल सेल की। और सिकल सेल में आपको ये बात बड़ी वाजे तौर पर नजर आ रही है कि सिकल सेल हाइड हो जाती है। सिकल सेल में चांस 25% होता है, 25% इस बात का चांस है कि ये डिजीज हो जाए। बट व्हाट अबाउट अ लीथल डिजीज, थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया का बच्चा सरवाइव होना बहुत मुश्किल है। वो जब सरवाइव होता है तो वो सारी जिंदगी के लिए एक लंबी चौड़ी अजियत में निकल जाता है, जिसमें उसने जो है वो एक खास से लंबी उम्र तक उसने जो है वो ब्लड की बॉटल्स लगवानी है जब तक वो जिंदा है, आखिरी सांस तक, ठीक है। तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आपको और बताता हूँ, वो ये है कि ये हरगिज जरूरी नहीं है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो बाहर से पर्सन आएगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। कॉन्सेंगुइनस मैरिजेस में सिर्फ चांस बढ़ता है, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ यही लीथल हो। जी बेटा, अगर यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन है तो बताइए। जी बेटा। जी बेटा, इसमें यह है कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बाल्डनेस है ना, उसमें जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अगेंस्ट दी जो सर के हेयर होते हैं उनके अगेंस्ट वर्किंग करता है। मतलब उनकी डिवीजन इतनी तेजी से करवाना शुरू कर देता है कि स्टेम सेल बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, स्पेशली अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा हो। लेकिन अगर स्ट्रेस ज्यादा है, फीमेल में भी स्टेरॉइड प्रोड्यूस हो रहे हैं और लेकिन फीमेल के बाल जो हैं वो नहीं गिरेंगे। फीमेल के बाल ना गिरने की वजह जो है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसके स्टेम सेल जो हैं वो खत्म नहीं होते, बल्कि उसमें ये है कि जो बाल्डनेस है उसका ताल्लुक असल में बाल गिरने से नहीं होता। ये मैं असल में दो बातों को मिलाकर कर रहा हूं। बाल गिरना एक नेचुरल अमल है जो मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में कम है। बाल गिरने से आप नहीं बचा सकते किसी भी मेल को, इवन फीमेल्स में भी किसी हद तक गिरते हैं। जो बाल्डनेस है कि जिसमें आपकी हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाती हैं और आपके जो है वो प्रोटीन बनती ही नहीं है, जो कैराटिन प्रोटीन है जिसने बालों में आना है वो प्रोटीन नहीं बनती या कुछ ऐसा होता है, उस सूरत में क्या है कि वो कैरेक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वो उससे सॉरी, बाय द हेल्प ऑफ आई एम सॉरी, वो जो वाई क्रोमोसोम है उसके जरिए वो इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड हैं उनका ताल्लुक इससे पेडिग्री से मिलाना वो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है क्योंकि वो फैमिलीज में जरूर चलते हैं, लेकिन उसमें जेंडर स्पेसिफिकेशन हो जाती है जो अभी हमने नहीं पढ़ी। जेंडर स्पेसिफिकेशन में आप सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो वो वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे कि उसमें जो जीन होता है बाल्डनेस कॉज करने वाला वो फीमेल्स में मौजूद होता है, लेकिन ज्यादातर वो वर्किंग तब करता है, फीमेल्स में भी मौजूद होता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन वो ज्यादातर वर्किंग कब करता है जब टेस्टोस्टेरोन साथ शामिल हो। इसका मतलब क्या है कि वो मल्टीफैक्टोरियल है, प्लियोट्रॉपिक है। आप उसके पीछे सिर्फ एक बात नहीं कर सकते, हालांकि बाल्डनेस का उनमें भी है इनमें भी है। प्रॉब्लम कहां आ जाता है कि अगर वो फॉर एग्जांपल एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रिवेल करेगा, फीमेल्स में वो हाइड हो सकता है। जब तक फीमेल्स में दोनों रिसेसिव नहीं आ जाएंगे तब तक बाल्डनेस कॉज नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर जो है वो बाल्डनेस का जीन जीन आप में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद एस्ट्रोजन जो है वो हेल्प आउट कर रहा है बालों के हवाले से,
इनिशियली जो बाल निकल रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स में चाहे बाल्डनेस मौजूद भी है, लेकिन जो बाल्डनेस है वो मल्टीफैक्टोरियल है, यानी प्लियोट्रॉपिक है। हार्मोनल एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक बाल्डनेस कॉज नहीं होगी। और ऐसे केस में जब दो जीन्स किसी एक को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वो एक दूसरे को किसी ना किसी अंदाज से इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये फिर प्लियोट्रॉपिक आ जाएगा। और बाल्डनेस जो है वो प्लियोट्रॉपिक कैरेक्टर में आता है। ठीक है, वैसे बाल्डनेस में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, उसमें सेक्स लिंक में पढ़ाऊंगा। जी बेटा, और कोई? यहां पर एक और डिजीज है जिसको आप कहते हैं कि ये रिसेसिव है, और वो है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस का जाहिर है पैटर्न बिल्कुल वही है जो रिसेसिव का पैटर्न होता है। ठीक है, तो लेकिन सिस्टिक फिब्रोसिस के हवाले से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या डिजीज है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को इसका पता है। ये एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें आपका जो एक चैनल होता है जिसको आप प्रोटीन चैनल कहते हैं, ये प्रोटीन चैनल जो है ये क्लोरीन को सेल के अंदर और बाहर मूव करने में हेल्प आउट करता है, दोनों तरफ। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन चैनल है, ये इसमें क्या होता है कि दिस प्रोटीन चैनल डिग्रेड्स और डिफॉर्म्स किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। ये जो क्लोरीन चैनल है ये डिफॉर्म हो जाता है। इसके वजह से कॉज क्या, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि खास तौर पर क्लोरीन रिटेन्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर रह जाती है। अब सेल के अंदर रह जाने की वजह से क्या होगा कि सेल ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। क्यों जी? जब एक दफा क्लोरीन अंदर रह जाएगी तो सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। जब सेल ईसीएफ से ज्यादा वाटर ले लेगा, ये ईसीएफ है, सेल जो है वो ईसीएफ से बहुत ज्यादा वाटर लेगा, तो ईसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? ईसीएफ विल बिकम थिकेंड, क्योंकि आपने क्या किया, ईसीएफ से वाटर लिया ताकि जो क्लोरीन है उसको क्या किया जा सके, नलिफाई किया जा सके, जो क्लोरीन है उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके। एक सेल की हद तक अगर आप बात करेंगे तो फिर ईसीएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ईसीएफ में आपके पास एक सेल मौजूद है, अब वो कितना को पानी उठा लेगा, कितना को वाटर उठा लेगा। लेकिन अगर आपके पास एक टिश्यू में 1000 सेल है, 1 लाख सेल है, और उन सब का प्रॉब्लम यह है कि क्लोरीन चैनल प्रॉपरली नहीं बना, और अगर क्लोरीन चैनल नहीं बना तो इसका मतलब यह होगा कि क्लोरीन अंदर रह जाएगा। अब वो सारे के सारे इकट्ठे वाटर सोक कर लेते हैं ईसीएफ से, ईसीएफ हार्ड हो जाएगा, ईसीएफ जो है वो थिक हो जाएगा, और ऐसे केस में ईसीएफ के अंदर जो है वो थिकनेस की वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको जो है वो यहां से एक दफा देख लेते हैं। ये देखिए यहां मौजूद है सिस्टिक फिब्रोसिस। ये देखिए वो कहता है कि abnormally high concentration of extracellular chloride, extracellular or intracellular, ठीक है, which causes the mucus that coats certain cells to become thicker and stickier than normal। और कीजिए, एक बात जो मैं थोड़ी सी जो है वो मिस कर गया वो ये थी कि अंदर भी क्लोरीन होगी और बाहर भी क्लोरीन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस चैनल के दोनों काम है, वो अंदर भी क्लोरीन लेकर आता है और जरूरत के वक्त क्लोरीन को बाहर भी निकाल देता है। अब ना क्लोरीन अंदर आ सक रही है और ना ही क्लोरीन बाहर जा सक रही है। ऐसी सूरत में वाटर सोकिंग अंदर की तरफ होगी, बाहर जो क्लोरीन है वो क्या कर देगी, ईसीएफ को कर देगी थिक, और ऐसी सूरत में ये क्लोरीन एक मैसेज होगी किसके लिए, म्यूकस के लिए, म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब गौर कीजिए, आपके पास जो है वो एक एल्वियोलस है, इस एल्वियोलस में ये डिजीज कहां कहां हो सकती है याद रखिए। सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो मल्टी इफेक्टिव है, ये आपके हार्ट में भी कॉज हो सकती है, ये डिपेंड करता है सिविरिटी का, ये आपके पेंक्रियाज में भी कॉज हो सकती है, ये आपके लंग्स में भी कॉज हो सकती है, ये लिवर में भी कॉज हो सकती है। एग्जाम्पल जरा एक दफा सुन लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो एल्वियोलाई के लाइनिंग सेल्स हैं, यहाँ पर जितने एल्वियोलर सेल्स हैं, इन सब के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इन सब के अंदर प्रोटीन, जो प्रोटीन कह रहा हूँ बार बार, क्लोरीन चैनल नहीं है। क्लोरीन जो है वो इधर एसोसिएट हो गई है, क्लोरीन इस जगह पर मौजूद है। ये क्लोरीन जो है वो किसकी थिकनेस को बढ़ा देगी, ईसीएफ और अल्टीमेटली म्यूकस की थिकनेस को बढ़ा देगी। म्यूकस की थिकनेस बढ़ने से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जब एयर आएगी, याद रखिए ये हरगिज फेवरेबल नहीं है कि आपके एल्वियोलाई में म्यूकस ज्यादा हो, होनी चाहिए म्यूकस, अच्छा है कि म्यूकस ज्यादा हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक खास हद से ज्यादा हो गई तो
कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से बाहर जा सकेगी और ना ही ऑक्सीजन अंदर आ सकेगी। अगर आप गाइडन एंड हॉल देखते हैं तो आपको पता ये लगता है कि जो ये एल्वियोलर लाइनिंग है, ये एल्वियोलर लाइनिंग है और इसके नीचे आपकी ब्लड कैपिलरी के सेल्स मौजूद हैं। यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, और इसके दरमियान में ये जो है एरिया, ये असल में है ईसीएफ। और कीजिए, सिर्फ इतना सा एरिया है जहां से किसने आना है, ऑक्सीजन ने आना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने जाना है। अब ये जो एरिया है, अगर ये कंप्रोमाइज हो जाता है और इस एरिया को थिक कर दिया जाता है, किसी भी तरीके से इस एरिया को थिक कर दिया जाता है, जैसे नमूनिया में भी होता है, इस एरिया को जब थिक कर दिया जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकेगी और ना ऑक्सीजन अंदर आ सकेगी, आप सांस लेने से रह जाएंगे। ये भी रिसेसिव ट्रेट है। और ये जो रिसेसिव ट्रेट है ये खासा लीथल होता है। आपको मैं इसके ऑर्गन्स के जो है वो नेम्स वो भी बता देता हूं। एज ऑफ पांच साल की एज में ये डेथ कॉज कर देती है। ये ऐसी लीथल डिजीज है, ये बहुत ही खौफनाक किस्म की जो है वो प्रॉब्लम कॉज करती है। इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम करती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर एबनॉर्मल हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहरहाल वो जो एडिशन में पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों में क्लोरीन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आप ये सवाल करें कि सर क्लोरीन सेल के अंदर ज्यादा होगी तो सेल किससे वाटर लेगा? ईसीएफ से। ईसीएफ में वाटर कम होता है तो ईसीएफ किससे वाटर लेता है? ब्लड से। ब्लड में वाटर कम होता है तो उसको वाटर कहां से मिलता है? जब आप पानी पीते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगे। समझ रहे मेरी बात? उसने सबसे पहले उसने सेल ने कहां से वाटर लिया? ईसीएफ से। ईसीएफ में वाटर कम हुआ, उसने कहां से वाटर लिया? ब्लड से। ब्लड में वाटर कम हुआ, उसने जाके शिकायत लगाई हाइपोथैलेमस को, उसने आपको कहा जी जाओ जाके पानी पियो, ब्लड में पानी कम है, आप पानी पी लेते हो। ऐसी सूरत में प्यास ज्यादा लगेगी। बेटा याद रखिए, जो 5 साल का या छोटा बच्चा है जिसको ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, उसको वो ज्यादा से ज्यादा रोएगा और उसको प्यास के लिए चलना नहीं आता। ब्लड भी थिक हो जाएगा, ईसीएफ भी थिक हो जाएगा और अल्टीमेटली जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही खौफनाक किस्म की डिजीज है जो कि कॉज हो जाती है। रही बात के जी बहुत से एलील्स जो हैं उनके बारे में, अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की बात हुई ना, तो उसके हवाले से मैं एक बात कर देता हूँ। पहले एक चीज समझ लेते हैं, उसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस के हवाले से एक बात मैं जरूर करूंगा। देखिए, एक होते हैं डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट एलील्स जो डिजीज कॉज करते हैं, तो इनका ट्रेंड क्या होता है? डोमिनेंट एलील्स का ट्रेंड हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इनमें चांस ही होता है कि जो होने वाली डिजीज है उसके चांसेस 3/4 यानी 75% है, और जरूरी नहीं है कि वो डिजीज ही हो, लेकिन 75% है, ठीक है। अब डोमिनेंट एलील जो है इसके ट्रेंड में याद रखिए, एक तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एलील आया जो डोमिनेंट है और डिजीज कॉज करता है, और आपको जो है वो 2 साल की उम्र में वो डिजीज अपीयर हो गई। 2 साल भी छोड़ दें, 10 साल की उम्र में वो डिजीज अपीयर होगी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि वो पर्सन शायद मैरिज ना करे ताकि आगे बच्चों में वो डिजीज ट्रांसफर ना हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डोमिनेंट एलील की जो डिजीजेस हैं उनका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो अपेरेंस का है, डोमिनेंट एलील की फिनोटाइप का बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो एज और एज के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। यानी अगर एक डोमिनेंट एलील जो है वो आपके अंदर डिजीज का मौजूद है और वो 15 साल की उम्र के बाद अपने आप को जाकर शो करता है, तो एक डिजीज मैंने कल उसका भी जिक्र किया था, उसको आप कहते हैं हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन हंटिंगटन डिजीज जो है ये न्यूरोजेनरेटिव डिजीज है। ये आपके ब्रेन को खा जाती है, ठीक है। ये 35 साल बाद जाके अपियर होती है डोमिनेंट कैरेक्टर। एज, एक खास एज में आप पहुंचेंगे तब जाके ये अपियर होती है, उससे पहले आमतौर पर मैरिज हो चुका होता है और वो डोमिनेंट एलील बच्चों में ट्रांसफर हो चुका होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो डोमिनेंट एलील का पेडिग्री पैटर्न है उसमें एज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है जेंडर, सेक्स। अभी पिछले दिनों एनी ने एक बात की थी और मैंने उसका जो है वो आप लोगों को रेफरेंस भी दिया था। था जिसको आप कहते हैं पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस ये है कि एक है एलील जो कि डोमिनेंट डिजीज है,
डोमिनेंट एलील है जो कि डिजीज कॉज करता है, डिजीज कह लें, डिसऑर्डर कह लें, कुछ भी कह लें, डोमिनेंट एलील है। अब ये जो डोमिनेंट एलील है ये कुछ एज के लोगों में डिजीज कॉज करेगा, कुछ एज के लोगों में डिजीज कॉज नहीं करेगा। अब इसका ताल्लुक सेक्स सॉरी जेंडर, जैसे मेल में वो डिजीज कॉज करेगा, फीमेल में डिजीज कॉज नहीं करेगा। इसमें सेक्स इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकता है, पेनिट्रेंस के का ताल्लुक जो है वो सेक्स इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। मतलब ये है कि एक एलील है वो डोमिनेंट होकर डिजीज कॉज करता है, लेकिन सिर्फ तब करेगा जब वो पर्सन जिसमें वो एलील आया है वो डोमिनेंट होगा। फीमेल्स में वो फर्ज कर लिया कि वो डिजीज कॉज नहीं करता, तो इसका मतलब है उस पेनिट्रेंस का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, वो जो आपके जो सेक्स है उसके साथ है। ठीक है, तो एज ये भी हो सकता है, सेक्स ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ जो डोमिनेंट एलील का अपीयर होना है किसी भी पेडिग्री में, ये मल्टीफैक्टोरियल भी हो सकता है, फिजियोलॉजी से रिलेट कर सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर से रिलेट कर सकता है। तो डोमिनेंट एलील के जो ट्रेंड है ना वो एज सेम एज रिसेसिव एलील नहीं है। और तीसरी चीज जो डोमिनेंट एलील के बारे में गौर करने की है कि ये रेयर है, ये काफी रेयर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये मतलब अगर ये डोमिनेंट हैं और ये आप में आकर डिजीज कॉज कर सकते हैं तो ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि डोमिनेंट एलील के डिजीजेस पॉपुलेशन में काफी रेयर होते हैं, और ये जो डिजीज है ये फिर कॉज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं जिनमें इवन रिसेसिव एलील्स इतने ज्यादा हैं कि वो डिजीज बड़ी आराम से कॉज हो जाती है, यानी होमोजाइगस रिसेसिव जो हैं वो एक पर्सन में जमा हो जाते हैं और आसानी से, और वो जो है वो डिजीज कॉज हो जाती है। जैसे ज्यूज की एक फैमिली है उसमें, क्योंकि ज्यूज में बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि एक खास तरह के उनके कबीले होते हैं जिनमें वो शादियां करते हैं, वो उससे बाहर शादियां करते ही नहीं है। अब ज्यूज का एक कबीला है जिसमें टे सेक्स डिजीज बहुत ज्यादा है। क्यों? उनके अंदर नॉन रैंडम मेटिंग वाला मामला है। गौर कीजिए, यहां पर नॉन रैंडम मेटिंग आ जाती है। ठीक है, कि वो उन्होंने अपने ही कबीले में जो है वो मेटिंग का प्रोसेस रखा हुआ है, नॉन रैंडम मेटिंग है, और उनके अंदर उस एक कबीले के अंदर जो टे सेक्स डिजीज है उसके रिसेसिव एलील ज्यादा हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जब आप महदूद कर देंगे तो उस पॉपुलेशन में टे सेक्स डिजीज यानी रिसेसिव एलील ज्यादा हो जाएंगे, और जब ज्यादा होंगे तो वो डिजीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ लिखा हुआ है कि 10 गुना इस बात का चांस है कि उनमें टे सेक्स डिजीज ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन। ठीक है, तो नॉन रैंडम मेटिंग जो है उसका ये भी एक जो है वो नतीजा निकलता है। लेकिन अगर नॉन रैंडम मेटिंग नहीं हो रही, ठीक है, अगर रैंडम मेटिंग हो रही है तो रैंडम मेटिंग के नतीजे में ये जो डोमिनेंट एलील है इसकी जो प्रेजेंस होती है वो रेयर होती है, ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ये सेक्स इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, पेनिट्रेंस की बात आ जाती है, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये मौजूद हो लेकिन अपने आप को एक खास एज के बाद जाकर अपीयर करे। तो जो डोमिनेंट एलील है वो इस लिहाज से उसका जो पेडिग्री पैटर्न है, उसका जो फेमिलियल पैटर्न है कि वो फैमिली में मूव करेगी, वो रिसेसिव से डिफरेंट है। ये बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी, बेटा ये मैंने वैसे वो चेंजेस एज सच जो है वो देखे नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि 30 की एज के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बकायदा ऐसे फॉल करता है जैसे किसी बहुत बड़े पहाड़ से पानी गिरे नीचे की तरफ। टेस्टोस्टेरोन लेवल सडनली फॉल डाउन होता है, और आपकी बॉडी का जो वाइटल तरीन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें जो है वो अगर ये फॉल करता है तो उसमें फिर क्या आता है कि जी आप कह लेते हैं कि बोन ग्रोथ 30 की एज के बाद बोन्स वीक क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आपकी बोन्स की ग्रोथ में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वाइटल तरीन होते हैं। वाइटल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन कोई नहीं है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बोन्स की ग्रोथ में। बोन्स भी वीक हो जाती है। ठीक है, इसी तरह बहुत से प्रोसेसेस जो हैं
वो वीक हो जाते हैं। आप इसको यूं कह लीजिए कि अगर आपके ब्रेन में कोई एक खास फंक्शन था किसी एक हार्मोन का, और वो हार्मोन 30 की एज के बाद जाके फॉल कर गया, तो ऐसी सूरत में वो डिजीज उस 35 की एज में जाकर अपीयर होगी। ठीक है। अब न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि सेल डेथ हो जा रही है। अब सेल डेथ में कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि पहले सेल डेथ होने से रोक रही थी, बाद में जो है वो, क्योंकि वो हार्मोन कम हो गया, लिहाजा वो सेल, जैसे इसमें मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक चीज मैं पढ़ रहा था, न्यूरल ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ। एनजीएफ एज के साथ साथ कम होता जाता है। अब एनजीएफ जब कम होगा और न्यूरॉन्स की जो ग्रोथ है, न्यूरॉन्स जो अपने आप को एक खास तरह के एनवायरनमेंट में रखते हैं और खास अंदाज से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरल ग्रोथ फैक्टर एज के साथ रिड्यूस हो जाए, तो इसका मतलब है ऐसा हो सकता है कि जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं वो अपीयर हो जाएं। डिमेंशिया एक खास एज के बाद जाके अपीयर होता है। ठीक है। एल्जाइमर इसी तरीके से जो है वो, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, बल्कि ये यहां पर लिखा भी हुआ है कि इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो लेट, ये देखिए मल्टीफैक्टोरियल, ये जो आपने बात की है ना, जो मैंने उसकी बात की थी, ये जो बाल्डनेस की बात की थी, इसमें यहां पर वो वाजे तौर पर लिखता है कि इवन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मल्टीफैक्टोरियल है। ठीक है। इसी तरह जो आपकी स्मोकिंग है, सॉरी, स्मोकिंग को तो अवॉइड करने का कहा हुआ है। बाइपोलर बाइपोलर डिसऑर्डर, एपिलेप्सी और स्किज़ोफ्रेनिया, ये जितने डिसऑर्डर्स हैं इनका बहुत ज्यादा ताल्लुक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर से। ठीक है। तो इसमें आप किसी एक चीज को नहीं कह सकते कि फलां चीज कम हो जाएगी तो ये डिजीज नहीं हो। इस लिहाज से ये सारे प्लियोट्रॉपिक होंगे। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब प्लियोट्रॉपिक है कि वो मल्टीपल जो है वो लिहाज से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे आपकी हाइट प्लियोट्रॉपिक है, चाहे वो पॉलीजीनिक ही सही, हाइट के लिए 180 जीन ही सही, लेकिन जो हाइट है वो फिर भी बहरहाल प्लियोट्रॉपिक काउंट होगी। जी यानी आप कुछ कहने लगी थी। देखिए, प्लियोट्रॉपी में किसी भी कोई भी ऐसा कैरेक्टर, आप पॉलीजीनिक किसको कहते हैं? पॉलीजीनिक है कि एक कैरेक्टर है वो मल्टीपल जीन से कंट्रोल हो रहा है। ओके फाइन, ये पॉलीजीनिक हो गया। लेकिन अगर बिल्कुल इररेलेवेंट जीन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब है वो जो इररेलेवेंट जीन है वो उसके ऊपर किसी ना किसी अंदाज से असरअंदाज हो रहा है। ऐसे केस में आप उसको प्लियोट्रॉपिक कहेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। टेस्टोस्टेरोन आपकी हाइट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, सोमेटोट्रोफिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आप नाम लेते जाएं, बोन ग्रोथ, आपके जो बोन ग्रोथ के लिए जो हार्मोन आता है विटामिन डी का, ठीक है, उसकी उसके साथ साथ जो है वो आपका जो मैंने उसका नाम ले दिया, ये जो आपके स्टेरॉइड्स वगैरह होते। अब आप ये एक पैकेज बनाते हो, इनमें से कितनी चीजें हैं जो बकायदा हाइट के लिए काम कर रही? बोन ग्रोथ, ठीक है, बोन ग्रोथ हाइट के लिए काम कर रही है। अब बोन ग्रोथ में हो सकता है कि 20 जीन्स हो जो हाइट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन क्या सिर्फ वो 20 जीन काफी हैं? नहीं, दूसरे भी उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो एक कैरेक्टर अगर पॉलीजीनिक है तो वो अपने आप में पॉलीजीनिक जरूर है, लेकिन उसके ऊपर बाकी भी इफेक्ट कर सकते हैं। इस लिहाज से ह्यूमन जेनेटिक्स इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्लियोट्रॉपिक। ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं। जब आप, अब हम जेनेटिक्स पढ़ने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम जेनेटिक्स पढ़ने में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम इंडिविजुअल कैरेक्टर का की जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे अभी आप परेशान हुई ना कि हाइट जो है वो प्लियोट्रॉपिक कैसे हो सकती है। हाइट इंडिविजुअल कैरेक्टर है, आपने उसकी जेनेटिक्स पढ़ ली, ओके, हाइट की जेनेटिक्स आपने पढ़ ली। अब हाइट की जेनेटिक्स में क्या कोई और चीज पार्टिसिपेट करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन में हाइट की जेनेटिक्स के ऊपर कोई और चीज इफेक्ट ना करे, चाहे वो ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो। अब आप क्या कहेंगे? ये तो प्लियोट्रॉपिक हो गया। तो जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम टोटल डिपेंड कर लेते हैं इंडिविजुअल जेनेटिक्स के ऊपर, जबकि आपको ये देखना होता है कि इंडिविजुअल जेनेटिक्स के अलावा एक चीज कलेक्टिव जेनेटिक्स भी होती है। मेंडेलियन जेनेटिक्स से बाहर निकलें। कल आपने अगर मेरा कल का लेक्चर अटेंड किया हो तो मैंने आखिरी बात की ही यही थी उस लेक्चर में, और वो रिकॉर्डेड है
कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से बाहर निकल के जब आप सोचते हैं तो आपको पता ये लगता है कि असल में जो मेंडल है उसने इंडिविजुअल जेनेटिक्स तो बहुत अच्छी बता दी, लेकिन जो कलेक्टिव जेनेटिक्स है उसमें वो फेल हो गया, नहीं बता सका। ह्यूमन की जेनेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। मेंडेलियन जेनेटिक्स समझने के बाद हम कहते हैं जी हमें एक चीज पता लग गई जी, मेंडल ने क्या वे बताया, कमाल है जनाब, कानून बना दी उसने, वेज बना दी। भाई ये भी तो देखो कि मेंडल जिन कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया उसमें क्या था, वो क्या हुआ, सात ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्या मेंडल को किसी ने कहा था कि सात स्टडी करने? बाकी उसको समझ ही नहीं आए कि बाकी प्लियोट्रॉपिक या एपिस्टेटिक थे या पॉलीजेनिक थे। तो इसलिए जेनेटिक्स को पढ़ते हुए मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक्स ह्यूमन पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी एक खास चीज का आप ब्लड पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। आप कहते हैं जी किसी ब्लड पैटर्न डिफाइन कर दिया आपने, जो है वो कोई और ऐसी चीज डिफाइन कर दी कि हाँ यार हाइट की ये जेनेटिक्स होती है, आपने फलां चीज की। खास तौर पे जब आप बात करते हैं ह्यूमन की, तो आप किसी एक खास इंडिविजुअल कैरेक्टर की जेनेटिक्स डिफाइन तो कर देते हैं, लेकिन आपको पता ये लगता है कि उसके जीन्स में प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या मतलब है कि भाई वो जो उस खास इंडिविजुअल कैरेक्टर के जीन्स हैं वो ठीक है, लेकिन उसको जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके साथ प्लियोट्रोपिक, उस जीन में गड़बड़ है। अब आप क्या कहेंगे? इंडिविजुअल जेनेटिक्स तो आपने इतनी लंबी पूरी फैमिली लाइन बना ली, जीन्स आपको पता है यहां से यहां जंप हुआ, यहां से इसमें आया, यहां से इसमें आया, पूरी पेडिग्री लाके आपने रिसर्च की, भाई तुम्हारे जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता लगता है प्रॉब्लम ही जीन्स का है। क्यों? वो जो एक तीसरा जीन था वो काम कर रहा था, प्लियोट्रोपिक हो गया। तो कलेक्टिव जेनेटिक्स और इंडिविजुअल जेनेटिक्स में बहुत फर्क है। आई समझ? जी यानी नहीं कॉम्पिट हाँ, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि कंपटीशन नहीं, लेकिन डिपेंडेंस तो लाजमी है ना, डिपेंडेंस तो लाजमी है। कंपटीशन वाला वर्ड शायद मुनासिब ना हो, डोमिनेंट और रिसेसिव में कंपटीशन वाला वर्ड लाजमी नहीं है, क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि सिकल सेल के अभी आपने एलील्स पढ़े, अब वो दोनों अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ब्लड सेल की वर्किंग में इन दोनों की एक खास कंट्रीब्यूशन है, यानी ब्लड सेल अपनी वर्किंग में इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल है कि जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो डिपेंड करते हैं तो हमारी बॉडी बनती है ना। मैं अब आपको इसकी एक बड़ी सुथरी एग्जांपल देता हूँ। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपने पढ़ा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनते हैं और उनमें इंडक्शन होती है। इंडक्शन क्या है? एक्टोडर्म जो है वो मेसोडर्म बनाती है और एंडोडर्म अलग से बनती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे होता है कि एक्टोडर्म मेसोडर्म बनाती है, मेसोडर्म एंडोडर्म बनाती है। मेसोडर्म एक टाइम पे आके बनना बंद हो जाती है, या एक्टोडर्म एक टाइम पे आके अपनी वर्किंग बंद कर देती है। जब एंडोडर्म बनती है तो उससे कुछ केमिकल निकल के एक्टो तक जाते हैं कि हाँ भाई प्रोसेस पूरा हो गया, अब काम शुरू करो आगे। इसे कहते हैं इंडक्शन। बिल्कुल ऐसे ही कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें। जब तक वो डिपेंड नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी का बिल्टअप नहीं हो सकता। वहां जो मुराद है वो ये है कि वो जो बात हुई है ना, वो है दो एलील्स में आपस में कंपटीशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि डोमिनेंट जो है वो तलवार लेके रिसेसिव एलील्स के पीछे पड़ा होगा ऐसे कि तैसी तूने कोई प्रोटीन प्रोड्यूस की। ऐसा नहीं होता, बल्कि दोनों अपना काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, बेटा क्योंकि हमने क्लास लेट शुरू की, थोड़ी सी लिहाजा थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है। ये मैं एक सेकेंडरी टॉपिक के तौर पे आपको पढ़ाऊंगा। जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में होता यह है कि आपको बकायदा जो है वो इस हवाले से समझाया जाता है, फीटल टेस्टिंग और इसके जरिए मुख्तलिफ तरह से आप कभी एमनियोटिक सेल लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, और आप ये बताते हैं कि आपका बच्चा जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक काउंसलिंग होती है। और खास तौर पे जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो इस हवाले से भी होती है कि इवन बच्चा पैदा करने से पहले
जो टेस्ट होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उसमें पेडिग्रीज अलग से डिस्कस हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बात भी हमने शुरू की थी कि ये टेस्ट भी किया जाता है कि ऐसे बच्चे में क्या चांसेस हैं कि कौन सी डिजीज होगी। याद रखिए ये सब जो है वो हमारे अंदाजों की बातें हैं, ठीक है। बाकी अब देख लीजिए, साइंस आखिरी बात नहीं कर सकती। साइंस ये नहीं कह सकती कि अगर 10 बच्चे हैं तो उनमें से 5 जो है वो नॉर्मल होंगे और 5 में फलां डिजीज होगी। साइंस ये भी नहीं कह सकती कि सारे नॉर्मल होंगे, और साइंस ये भी नहीं कह सकती कि सारों में डिजीज होगी। ये कोई एक फैसला है जो होता है कि जिसके बाद ये तय किया जाता है कि चलो इसके लिए ये आजमाइश तय कर दो और इसके लिए ये आजमाइश तय कर दो। अब देखें ना, इतनी डिटेल स्टडी जेनेटिक्स की आपने की। 10 बच्चे एक फैमिली में होते हैं, 10 बहुत ज्यादा तादाद है, 6 कर लेते हैं। वो 6 बच्चे जो हैं उसमें आप उनको बना के एक दे देते हैं, जी ये हो सकता है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब मसला ये है कि अब उसके बाद जो कुन है उसका इंतजार किया जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक काउंसलिंग ये जरूर है जेनेटिक काउंसलिंग में कि आपको ये बता दिया जाता है कि जी ये चांसेस हैं। आपको थैलेसीमिया मेजर है या थैलेसीमिया मेजर तो वाजे हो जाता है, थैलेसीमिया माइनर यानी आप में एक रिसेसिव एलील मौजूद है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, लिहाजा इसका जरा ख्याल कीजिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग, और इसमें डिफरेंट तरह के टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं ताकि ये बताया जा सके कि ऐसे केस में प्रॉब्लम्स क्या होंगे बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज और बिफोर प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड। ये जो काम है ये बहुत सी कंट्रीज में हो रहे हैं, और अब तो ये काम भी हो रहे हैं कि बच्चे को अपनी मर्जी से आप चाहें कि जी मेरे बच्चे का आई कलर ये हो तो उसका जीन चेंज कर दिया जाए जाइगोट में, ये काम भी हो रहे हैं, ठीक है। और इवन हमीद लतीफ के बारे में ये सुना है जो लाहौर में हॉस्पिटल है कि वो ये काम करने का दावा करते हैं। खैर ये एक सेकेंडरी गुफ्तगू है, मैं एक आखिरी बात करने लगा था कि सिकल सेल की जो जेनेटिक्स आपने अभी पढ़ी ना कि उसमें जो रिसेसिव एलील है वो अपना काम कर सकता है। सिकल सेल के हवाले से एक चीज बड़ी जबरदस्त पढ़ने को मिलती है, वो ये है कि जिन पर्सन्स को हेट्रोजाइगस सिकल सेल होता है ना, उन पर्सन्स को बड़ा एडवांटेज होता है मलेरिया के हवाले से, क्योंकि मलेरिया सिकल सेल पर अटैक नहीं कर सकता। तो मलेरिया जो है वो उनको यूं कह लीजिए प्लाज्मोडियम जो है वो उनको यूं उस तरह उस लिथैलिटी या उस इंटेंसिटी से प्लाज्मोडियम उनको बीमार नहीं कर सकता सिकल सेल वालों को, जिस इंटेंसिटी से नॉर्मल पर्सन्स को बीमार करता है। तो ये एक जो है वो एडवांटेज है सिकल सेल का, लेकिन जाहिर है ये जो एडवांटेज है ये कोई ऐसा एडवांटेज हरगिज नहीं है कि ये कोई लेना चाहेगा। जी बेटा कुछ सवाल है तो बताइए।